लिक्विड आ जाए मीन्स वहां पे वो क्या बताना चाह रहा है कि कोई भी मटेरियल वो की लिक्विड है, प्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट लिक्विड के बारे में बात कर रहा है। मैंने क्या बताया कि जितना भी मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो भी लिक्विड मटेरियल है उसको हमने बोला प्रोटोप्लाज्म। अब हमें पता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि मास्टर ऑर्गेनेल होता है किसी भी सेल का। तो अगर जो भी लिक्विड है वो इनसाइड द न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब देखो न्यूक्लियस को निकाल दो, जितना भी न्यूक्लियस के बाहर है, जो आउटसाइड द न्यूक्लियस है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। आउटसाइड द ये न्यूक्लियस उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म में भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं। हमने यहाँ देख लिया कि प्रोटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इतना क्लियर है? अब हम बात करें साइटोप्लाज्म के बारे में। अब देखो साइटोप्लाज्म में दो चीज आती है, एक तो सेल ऑर्गेनेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, जो भी कुछ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें आती है, एक तो सेल ऑर्गेनेल। अब इन सेल ऑर्गेनेल को छोड़कर और जो कोई लिक्विड जो भी है उसको बोलते हैं साइटोसोल। मे बी आप लोगों को ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इनके बीच का कंफ्यूजन शॉर्ट आउट हुआ होगा अभी। तो हम बात कर रहे थे मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज मेरा ये बताने का यहाँ पे पर्पज ये था कि जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है वो तो डिसअपियर हो गया, अब जो भी कुछ हो रहा है वो हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हम वो नहीं कर सकते कि भाई ये प्रोटोप्लाज्म है, ये भाई न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म है, क्योंकि जो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रहा था वो क्या चीज थी, वो न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो उसको सेपरेट कर पा रहा था। लेकिन अब जब वही नहीं है तो उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो खुद में उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म था वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही चला जाएगा। तो ये मतलब था कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है मेटाफेज से लेकर वो हमारा हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। हमने क्या देखा कि भाई ऐसा अरेंजमेंट हो गया है कि जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे चले गए हैं और माइक्रोट्यूब्यूल ने खुद को ऐसे अरेंज कर लिया है कि भाई उसके ऊपर आके हमारे जो क्रोमोसोम है वो अरेंज कर ले, ठीक है। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। जो ये हमारा है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल, इनका नाम होता है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, न्यूक्लियर स्पिंडल जो कि बने तो माइक्रोट्यूब्यूल के होते हैं, ठीक है। अब ये वाला रीजन है, ये होता है पोल, और जो इसका सेंटर वाला होता है ये होता है इक्वेटर, ठीक है। हमने देख लिया था कि भाई हमारे जो लेट प्रोफेसर उसमें ऐसे फॉर्म हो गए थे, जो क्रोमेटिन थ्रेड थे उन्होंने ओपन किया, कंडेंसेशन की। क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन वर्ड यूज हुआ है डीएनए के लिए, और डीएनए में कंडेंसेशन होना वही तो क्रोमोसोम होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्रोमोसोम। अब मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल जो ये एपरेटस है ये फॉर्म हो गया और क्रोमोसोम है वो खुद को एक इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं, यानी कि मेटाफेज में ये क्रोमोसोम खुद को इक्वेटर पे अरेंज कर रहे हैं। ये जो अरेंज कर रहे हैं इसको मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्पिंडल फाइबर थे जो वो ऐसे ऐसे इनके बीच से गुजरेंगे। मेनली क्या होता है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम वो एक इक्वेटर पे खुद को अरेंज कर लेते हैं। मेन बात इंपॉर्टेंट है जो हमारे यहाँ पे याद रखने की, वो ये है कि भाई मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम वो इक्वेटर पे अरेंज कर लेंगे खुद को। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट यही वो फेज होता है जिसमें हम क्रोमोसोम के नंबर को
और क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी मीन्स वो कैसा दिखने में कैसा है, उसकी शेप कैसी है और उसको कितने नंबर हैं, वो हम स्टडी करते हैं मेटाफेज में। क्या रीजन है भाई यहाँ पे मेटाफेज में ये स्टडी करने का? यहाँ पे रीजन ये है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम की मूवमेंट नहीं होती। अब एक बात बताओ, कोई चीज चल रही है, कोई स्टैटिक है मतलब रेस्ट पे है, मूवमेंट नहीं है उसमें, तो आप लोग मुझे बताओ कि ज्यादा इजी किस में है स्टडी करना? एक तो कोई चीज, आप सपोज करो कोई पंखा है, मूविंग है, ठीक है, उसमें आप नहीं बता सकते कि कितनी पंखुड़ी है, एम आई राइट? तो आप एक बात बताओ ना, अगर पंखा रुका हुआ है तो उसमें आप देख के बता दोगे हाँ भाई 3 है 4 है जो भी है। तो सेम है, जो बेस्ट फेज होती है ना स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और क्रोमोसोम का नंबर, वो हम मेटाफेज में करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि भाई क्रोमोसोम सॉरी माइटोसिस इसमें मेटाफेज में क्रोमोसोम खुद को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं। मेटा के बाद आता है एनाफेज। अब एक बात याद रखो, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना कि भाई क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, वो हम सेंट्रोमियर से बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है कि जिसके थ्रू उसकी दोनों आर्म कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ये होता है हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एनाफेज के बारे में। ये है हमारा सेंट्रोमियर। जो इसका सेंट्रोमियर का जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, देखो ये वाला ये प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। जिसपे आके स्पिंडल फाइबर जिसपे यहाँ पे जुड़ते हैं, और एक काइनेटोकोर पे कई सारे स्पिंडल आके जुड़ सकते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या, जो हमने देखा न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस जो था ऐसे था ना, उसको देखो मैं थोड़ा ना बड़ा करके दिखाती हूँ। ये इक्वेटर है, सपोज कर लो ये मेटाफेज का इक्वेटर है, और ये इसका सेंट्रोमियर था, और ऐसा ये होता हमारा काइनेटोकोर। ये ऐसा नहीं था, ये सेंट्रियोल था, पोल वाला हिस्सा था, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे। तो जो स्पिंडल यहाँ पे आके जो जुड़ रहा था, यानी कि इसके सेंट्रोमियर पे, और यहाँ मैं क्या बता रही हूँ कि एक काइनेटोकोर पे कई सारे स्पिंडल जाके जुड़ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई एक काइनेटोकोर है तो एक ही स्पिंडल फाइबर वहां पे जाके जुड़ेगा, नहीं, उस पे कई सारे स्पिंडल भी जाके जुड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एनाफेज के बारे में। अब देखो क्या होता है, ऐसी अरेंजमेंट होगी है, ऐसी अरेंजमेंट हो गई है भाई, ठीक है। अब जो ये स्पिंडल फाइबर है जो यहाँ पे आके जुड़े हैं, एक आर्म को तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे था, और ये वाला स्पिंडल फाइबर इस वाली आर्म को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें एनाफेज में क्या होता है, ये फोर्स इतना बढ़ जाता है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर क्या था, जिसके थ्रू उसकी दोनों आर्म जुड़ी हुई थी, अब फोर्स इतना लग रहा है कि वो स्प्लिटिंग हो गई, यानी कि वो जो सेंट्रोमियर है वो टूट गया। और मैंने आपको क्या बताया, क्रोमोसोम का नंबर काउंट करना है तो हमें नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। देखो कैसे होगी स्प्लिटिंग, ऐसा था, यहाँ पे स्पिंडल आगे जुड़ा था, अब फोर्स इतना बढ़ गया, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसमें क्या हुआ कि फोर्स इतना था कि भाई वो सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया। मेन इसका जो की पॉइंट होती है एनाफेज का, वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई कि भाई वो दोनों टूट गए हैं, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हमने इधर देखी कि भाई स्प्लिटिंग हो गई है सेंट्रोमियर की, और वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है एक आर्म, जो कि दूसरी अपोजिट पोल पर दोनों मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब देखो सेंट्रोमियर से जुड़ा था ना स्पिंडल फाइबर आके, तो इसकी जो सेंट्रोमियर वाला यानी कि ये बीच वाला पार्ट तो पोल की तरफ होगा, लेकिन आर्म्स तो उसकी
इक्वेटर की तरफ ही होगी, क्योंकि हम जहां से पकड़ेंगे, सपोज करो कोई मेरा हाथ पकड़ रहा, तो मेरा हाथ वाला पोर्शन उसकी तरफ जाएगा ना कि मेरी पूरी बॉडी, वो तो मेरी वहीं पे रहेगी जहां से वो, अब ये इसने इस वाले पोर्शन से इसको पकड़ा है, तो ये ही पोल की तरफ इसका फेस होगा और ये जिसकी आर्म है वो इक्वेटर की तरफ होगी। ठीक है, मेनली एनाफेज में यही था कि भाई स्प्लिट कर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम जो जिसको हम एक क्रोमोसोम काउंट कर रहे थे वो हमारा 2 में हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज इसमें देखो क्या था, ये हमारा इक्वेटर था, ये थे अपोजिट पोल यानी कि सेंट्रियोल था जो, ये था स्पिंडल फाइबर एपरेटस। अब स्प्लिटिंग हो गई थी एनाफेज में, अब वो उसमें पुशिंग फोर्स लग रहा था, पुलिंग फोर्स लग रहा था, तो वो डिफरेंट पोल पे, अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर हम यहाँ बना सकते हैं कि भाई ये जो क्रोमोसोम है हमें एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हुए दिख रहे हैं। एनाफेज की लास्ट स्टेज में ऐसा हो जाता है। देखो यहाँ पे भी हम उसका मॉर्फोलॉजी, एक्चुअल में जो मेन मॉर्फोलॉजी होती है वो हम यहाँ स्टडी करते हैं एनाफेज में, बट जो नंबर ऑफ जो कंप्लीट मॉर्फोलॉजी है वो हम सिर्फ मेटाफेज में ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक होता है, मूवमेंट नहीं होती क्रोमोसोम में। ठीक है, पर हम यहाँ पे भी उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, पर नंबर याद रखो, हमें अगर नंबर काउंट करना है क्रोमोसोम का तो मस्ट हमें सिर्फ मेटाफेज में ही करना है। ये सिचुएशन हो गई थी एनाफेज की। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा देर मेटाफेज हो गया तो थोड़ा रेस्ट करेगा सेल, नहीं, ये सिर्फ कंटिन्यू होता है। ये फेज हुआ, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये हो गया था एनाफेज में। अब क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जाना स्टार्ट कर रहा है अपोजिट पोल पे। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको ये फाइबर है, जो ये स्पिंडल फाइबर है, ये इसको खींच रहे हैं आने के लिए। अब तो टीलोफेज में क्या होता है, अपोजिट पोल पे ही आ चुके होते हैं, जैसे ही ये अपोजिट पोल पे आएंगे, फर्दर इनका जो न्यूक्लियर एनवेलप था जो डिसअपियर हो गया था, वो यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेज में। यानी कि देखो अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इधर यहाँ पे ये न्यूक्लियस यहाँ पे आगे थे, यानी कि 2 न्यूक्लियस इधर बन चुके हैं, और ये जो यहाँ पे ये क्रोमोसोम थे ये फिर से डीकंडेंस हो गए हैं। डीकंडेंस का मतलब कि जितने ही बांध के रखे हुए थे ना, जितना सपोज करो ये कुछ है, सपोज करो ये हमारा क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है, इसको हमने इतना कर दिया था कि भाई तू खुद को कंडेंस कर, ये इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया था। लेकिन जब इसको हम देखो, सपोज करो जब हमारा पर्टिकुलर कोई किसी के आगे हमें थोड़ा ना सिक्योर के रहना पड़ता है कि थोड़ा कम स्पेस हो, और अगर हमें पर्टिकुलर अपना रूम मिल जाए तो हम कैसे भी कुछ भी करें। तो सपोज करो इसको अपना न्यूक्लियर एनवेलप बन गया है, तो फिर से ये डीकंडेंस हो गया है। डीकंडेंस मतलब जो सिकुड़ा होता है वो खुल गया है, ओपन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि डीकंडेंसेशन हो गई है यहाँ पे। तो टीलोफेज का ये सीन होता है, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुकी हैं इधर। और साइटोकाइनिन का मतलब, सॉरी नॉट साइटोकाइनिन, तो टीलोफेज में हमने देखा कि भाई दोनों न्यूक्लियर डिवाइड कर चुके हैं। अब मेन बात आती है हमारे सेल की डिवीजन की। ठीक है, हमने देखा था कि भाई एम फेज स्पेशली होता है डिवीजन के लिए। ठीक है,
यहाँ पे होगा सिर्फ डिवीजन। उसमें भी दो होगी डिवीजन, एक तो होती है न्यूक्लियस की डिवीजन, एक होती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। न्यूक्लियस की डिवीजन को हमने बोला था कैरियोकाइनेसिस, और हमने साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोला था साइटोकाइनेसिस, नॉट काइनिन, सॉरी दैट फॉर काइनेसिस। ठीक है, अब हमने न्यूक्लियस की तो डिवीजन देख ली है, हमने देखी है वो डिवीजन माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस में 4 फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब हमने क्या देखा लास्ट स्ट्रक्चर कि हमारा ऐसा हो गया है, 2 न्यूक्लियस तो बन चुके हैं यहाँ पे, टेलोफेज में ये फॉर्म हो गई थी। अब मेन बात आती है कि ये पूरा एक कंप्लीट सेल है कि भाई न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए, अब सेल को भी डिवाइड करना है। सेल की डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी कि जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है उसको भी डिवाइड करना है। अब ये 2 तरीकों से होता है। अगर प्लांट सेल है, प्लांट की सेल है तो सिंपली एक प्लेट बना लेगी, डिवाइड कर जाएगा। और अगर एनिमल सेल है तो वो फर्रो मेथड के थ्रू होगा, यानी कि वो ऐसे 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 आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, वो डिवाइड कर देगी। ठीक है, मेन थी हमारी कि भाई माइटोसिस में 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में हमने देखा कि हम जब एस फेज से हमारा सेल आके डीएनए डुप्लीकेट करके जब G2 से प्रोफेज में जब एंट्री करी तो G2 में वो क्रोमेटिन रेटिकुलम की फॉर्म में था, मतलब कि वो इस तरह खुला हुआ बिखरा हुआ पड़ा था नेट की फॉर्म में। तो पर उसको प्रोफेज में ये इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई जो तेरा नेट है इसको ओपन कर। नेट ओपन करवाया नेट, और उसको बोला कि कंडेंस कर खुद को। तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई थी प्रोफेज में। और जो सेंट्रियोल थे, हमें पता है सेंट्रियोल एक मेजर रोल परफॉर्म करते हैं सेल की डिवीजन में। अगर एनिमल सेल में सेंट्रियोल नहीं होगा तो वो डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई थी। अर्ली प्रोफेज के 3 फेज थे, अर्ली, मिडल और लेट। अर्ली में कंडेंसेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, उसने ऐसी कॉपी तो उसकी थी, ऐसे फॉर्म में था, एक्स की शेप में था, ऐसे था, डबल हो गई थी उसकी कॉपी। उसने कंडेंसेशन ऐसे किया प्लैक्टोनोमिक कॉइलिंग के थ्रू, मतलब ऐसे कॉइलिंग करी कि दूसरे वाले को खुद के साथ ऐसे कॉइल करा लिया कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक थ्रेड है या 2 थ्रेड है। ठीक है, ऐसे उसने ये फॉर्म ऐसी अर्ली प्रोफेज में। लेकिन मिडिल प्रोफेज में जब उसने एंट्री की तो उसको बोला कि भाई कंडेंसेशन कम है और ज्यादा कंडेंसेशन कर। तब इसने सोचा कि जो ये दूसरी आर्म है इसको सेपरेट कर देता हूँ, ये अपना अलग करेगी, मैं अपना अलग से करता हूँ। पहले तो ये ऐसे दिख रहा था, ऐसे रोड शेप दिख रहा था, कब, अर्ली प्रोफेज में। लेकिन जब ये मिडल में आएगा तो ये हो जाएगा ऐसे। जब एक आर्म हो तो उसके लिए वर्ड यूज किया हमने मोनाड, जब 2 हो उसके लिए वर्ड हमने यूज किया डायड, यानी कि मिडिल फेज में डायड फॉर्म हो गया था। ठीक है, और लेट में क्या था, जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसअपियर स्टार्ट हो गया था होना, वो डिसअपियर हो गया। फिर हमने बताया था प्रोफेज के बाद फिर आता है मेटाफेज। लेकिन लेट प्रोफेज और मेटाफेज से पहले एक और फेज आता है जिसका नाम होता है प्रो मेटाफेज। वो एक टाइम गैप होता है किसके बीच में, कि जब वो न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट हो गया है डिसअपियर उसके बीच में, और जब वो माइक्रोट्यूब्यूल बनना स्टार्ट हो गए हैं उसके बीच में। मेटाफेज में हमने देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल है वो फॉर्म हो चुके हैं और खुद को ऐसे अरेंज कर लिया है, प्लेस और प्लेन डिसाइड कर लिया है उन्होंने क्रोमोसोम के डिवीजन के लिए। ठीक है, और मेटाफेज में क्या होता है, वो इक्वेटर पे अरेंज कर लेंगे सारे क्रोमोसोम। और ये एक बेस्ट फेज होता है किसी भी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए, उसका नंबर काउंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें वो स्टैटिक होता है। एनाफेज में हमने क्या देखा कि स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर की, और जो क्रोमोसोम का नंबर है मेनली हम उसकी सेंट्रोमियर कितने हैं उससे हम काउंट करते हैं। तो एनाफेज में वो स्प्लिटिंग हो गई थी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए थे उधर। तो टेलोफेज में क्या हो गया था, वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए थे और न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो दोबारा फॉर्म हो गया था। अब आपने दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई पहले वो डिसअपियर हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, फिर वो खुद से आ गया, कहाँ से आया और कहाँ चला गया था। तो हमें पता, जब सेल ऑर्गेनेल पढ़े होंगे तो बिल्कुल बेसिक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूक्लियस के जस्ट जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू करती है ER से, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है।
ठीक है। अब क्या होता है, मैंने क्या बताया, जब लेट प्रोफेज में ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है तो ये सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चली जाती है, और जब इसको बनना होता है तो ईआर ही इसको बना देता है। ठीक है, ये टेलोफेज के बारे में नेक्स्ट में हम देखेंगे। मियोसिस के बारे में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने क्या देखा है कि भाई जो न्यूक्लियस की डिवीजन है वो दो वे से होती है, एक तो माइटोसिस से, एक होती है मियोसिस से। माइटोसिस हमने देखा जिसमें कि 4 फेज से प्रोमेटा है ना, टीलो, कुछ भी मुश्किल नहीं, आप समझ लो इजी से। चलो नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे वो मियोसिस के ऊपर बनाएंगे। और याद रखो ये इक्वेशनल थी, इसमें जितने क्रोमोसोम जितना पहले था, अगर 2n की हमने सेल ली है तो जब डॉटर सेल बनेगी वो भी 2n की बनेगी, और अगर n लेंगे तो वो n, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा कि 2n है तो वो n बन जाएगा, नहीं, इसलिए इसको इक्वेशनल बोलते हैं। ठीक है, आप एक बात और देख लो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि माइटोसिस क्या होता है भाई, ये मेनली जो भी कुछ हमारी ग्रोथ होती है वो होती है इसी के थ्रू। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जायगोट से जब एम्ब्रियो बनता होता है, जायगोट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सेल होता है। जब उसमें एम्ब्रियो बनेगा यानी कि मल्टी सेलुलर बनेगा तो वो माइटोसिस के थ्रू होता है, और हमें अगर कहीं कट लग गया वहाँ पे रिपेयरिंग करनी है बॉडी में, वो भी माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि ये जेनेटिकली सिमिलर डॉटर को प्रोड्यूस करते हैं। इनका जेनेटिकली मेकअप, ये अगर 2 सेल है, अगर माइटोसिस से हुई है, माइटोसिस से अगर डिवाइड कर रही है तो बिल्कुल जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर ही होगी। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस कराएगा और भाई मेन काम ग्रोथ होगी, रिपेयरिंग करेंगे, वो माइटोसिस के थ्रू होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मियोसिस के बारे में। थैंक यू क्लास।